क्योंकि पहले मैं पेशेंस बहुत जल्दी लूज़ कर देता था कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे, क्योंकि लास्ट में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वो आपको 2x या 3x रिटर्न्स देगी, ये इन्वेस्टमेंट की तरह। तो उससे एट दी एंड मार्क्स बढ़े और फिर रिजल्ट अच्छा है। बेस बनाते हो, अपना फाउंडेशन बनाते हो। अंडर एस्टिमेट करने वाले लोग बहुत मेहनत करते हैं, बस यही रीजन होता है कि वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आपको मोस्टली चीज़ें याद रहेंगी और आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आया, देखा इसमें ये फॉर्मूला लगता होगा, ये लगा दूँ। उसका जो प्रोसेस है कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इन दोनों ने 12वीं के साथ नीट का एग्जाम क्रैक किया है और एक को नीट का फुल फॉर्म नहीं आता था, एक को एमबीबीएस का फुल फॉर्म नहीं आता था। तो ये बात पूछ लेना कि तुम यहाँ धरना देने क्यों आए हो, तुम्हें तो नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, ये बेवकूफी है। ये एग्जाम क्रैक करके बैठे हैं। तो भाई सेल्सियस के बहुत सारे सिलेक्शंस विशेष तौर से अजमेर हो या हिंदुस्तान के जितने स्टेट हो, बहुत सारे बच्चों का हुआ है। लेकिन अभी एग्जाम के बाद में बच्चे चले जाते हैं अपने अपने घर, लेकिन अजमेर वाले बच्चे यहीं रहते हैं। तो हमारे साथ में है हर्षल, जो अजमेर के सुभाष नगर के रहने वाले हैं, और साथ में हमारे साथ में है यश, जिनका फोटोग्राफ पीछे ग्रुप फोटो में भी आप लोग देख सकते हैं। तो इन दोनों का सिलेक्शन हो गया 12वीं के साथ में। मतलब जिस परीक्षा में 22 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हो और 3 4 5 ड्रॉप करने के बाद भी सिलेक्शन ना होता हो, वहां पर 12वीं के साथ में सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तुम लोग दुखी क्यों, खुश हो कि नहीं हो? खुश हो। तो भाई देखो, एक्चुअली में क्या होता है कि थोड़ा सा कैमरा सेंसिटिविटी हो जाती है, तो इसलिए बच्चा जो है इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। बाकी दोनों बहुत बहुत मेहनती बच्चे हैं और दोनों ने बहुत जबरदस्त स्कोर हासिल किया, और 12वीं के बाद अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं सिलेक्शन लेना। हर्षल, व्हाट इज योर सीक्रेट, जो तुम्हें लगता है कि इसलिए मेरा सिलेक्शन हो पाया 12वीं के साथ में? व्हाट डू यू थिंक? सर पेशेंस, क्योंकि पहले मैं पेशेंस बहुत जल्दी लूज़ कर देता था कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे, बट उसी पे कंटिन्यूसली वर्क करना, बार बार लगे रहना, तो उससे एट दी एंड मार्क्स बढ़े और फिर रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, एक बात बताओ कि पेशेंस की जहां तक बात है, तो तुमने यहाँ सेल्सियस में, मतलब लोग उसको नीट काका जी के नाम से जानते हैं मेनली ऑनलाइन, कितने टेस्ट पेपर्स दिए थे? सर 200 टेस्ट पेपर्स तो दे दिए, 11th 12th, और उसके बाद जो लास्ट में एंड टेस्ट सीरीज हुई थी, हेल टेस्ट सीरीज हुई थी, धुरंधर टेस्ट सीरीज हुई थी, और धुरंधर द रिवेंज, फिर री नीट टेस्ट सीरीज हुई थी। तो इसको मिला के 200 250 टेस्ट दे दिए। अच्छा, अगर मैं ऐसा कहूं कि आखिर में जो टेस्ट पेपर्स तुम्हारे हुए, उसमें जो तुम्हारा इंप्रूवमेंट था, वो साल भर के टेस्ट के इंप्रूवमेंट से 2x या 3x था? बिल्कुल सर, क्योंकि लास्ट में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वो आपको 2x या 3x रिटर्न्स देगी, ये इन्वेस्टमेंट की तरह है। बिल्कुल। तो 11th 12th में आप बेस बेस बनाते हो, अपना फाउंडेशन बनाते हो, और जो लास्ट का टाइम है आप अपनी धार शार्प करते हो। तो लास्ट में टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका बहुत इंप्रूवमेंट होता है। तो भाई ये चीज हमको समझ, एक्चुअली में होता क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे जब तैयारी करना शुरू करते हैं ना, जैसे मान लो अभी जब ड्रॉप ईयर शुरू हुआ, तो वापस स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि लिविंग वर्ड को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, उस पर पीएचडी कर रहे हैं। कोई 400 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसके कोई 500 कर रहा है, कोई यूनिट एंड डायमेंशन को लग रहा है कि यही चैप्टर इसमें करना है। तो भाई इस चीज को समझ लेना है। अब जो है ना, नीट का एग्जाम चाहे इतना भयंकर कंपटीशन है, इट इज नॉट अबाउट जस्ट टीचिंग। व्हेन पेपर इज टफ, टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग जो 100 से ज्यादा टेस्ट वाला थीम लेके आए हैं इंडिया में पहली बार, चाहे हमारा ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो बहुत यूनिक है अपने आप में। और सिर्फ टेस्ट नहीं, टेस्ट के बाद डिस्कशन इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यश, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस, व्हाट यू थिंक कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक था जो टेस्टिंग की वजह से स्ट्रांग हुआ? केमिस्ट्री सर बहुत ही वीक थी मेरी, जो कि टेस्टिंग की वजह से ही स्ट्रांग हुई है ऑफ कोर्स। और उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन जब मैंने किए, तब मेरे उसके साथ साथ ही अच्छा केमिस्ट्री में स्कोर आने लगा था। ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी में इस बार आपने कितना स्कोर किया है? 350। बायोलॉजी अब की बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजियर साइड रहा, तो लगभग जिन बच्चों ने 340 330 नंबर भी स्कोर किया, उनका परसेंटाइल जो रिजल्ट में आया उतना ज्यादा नहीं आया। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो बच्चा 100 सवा 100 नंबर भी स्कोर कर रहा था, दे गोट द गुड परसेंटाइल। हर्षल, यहाँ पर बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं, और जिसमें मैंने आप लोग के कुछ एक सेशन लिए विद द पेरेंट्स। कौन सी यूनिक बात थी जो आपके पेरेंट्स ने उन सेशन से सीखी और आपको एम्फेसाइज किया कि तेरे को इस चीज पे काम करना है? सर एक तो डिसिप्लिन, क्योंकि पहले मम्मी पापा को लगता था कि कर रहा है, धीरे धीरे अपने आप करेगा, बट उन्होंने फिर मॉनिटरिंग मेरी शुरू की, और जो भी मेरी फ्लॉज थी कि मैं जैसे ब्रेक ले रहा हूँ और कितने ड्यूरेशन के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, उसमें क्या कर रहा हूँ, वो सब इम्प्रूव किया। और उन्होंने मोटिवेशन जो है बहुत ज़रूरी होता है कि आप बात करते रहो, तो बात करने के लिए मेरे पास मेरे पेरेंट्स ही थे उस टाइम, तो उन्होंने उसमें बहुत हेल्प की। अच्छा,
अगर मैं ये कहूँ कि जो बच्चे नीट एग्जाम को क्रैक करते हैं उनका कोई रूटीन होता है कि बहुत रैंडम चलता है? एज फार एज आई थिंक जब मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया था तो मैं किसी रूटीन को फॉलो नहीं करता था। जब मन किया था पढ़ता था, जब नहीं करता था नहीं करता था। तो यश, आपने कोई स्पेसिफिक रूटीन फॉलो किया क्या इसमें? सर ऐसे तो नहीं कि इस टाइम पे यही करना है, ऐसा तो रूटीन नहीं था, लेकिन डेली का था कि मैं DWR में लिख देता था कि ये करना है, तो वो करता था, वैसे टाइप का रूटीन। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं था कि इतने बजे से इतने बजे मैं ये करूँगा, वो तो नहीं था। अच्छा, आप हिमांशु ओझा सर को लगातार DWR रिपोर्टिंग करते थे, कितने दिन तक आपने लगातार वो काम किया था? सर शुरू से एंड तक, नीट के एक दिन पहले तक। भाई ये बात, जैसे हमारे जो बच्चे विश्वास बैच में पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, या GSP वाले बच्चे हैं, या जो ऑफलाइन बच्चे हैं, भाई एक चीज समझ लेना, कोई ना कोई तुम्हारे काम के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। अभी तुम किसी कॉर्पोरेट में तो जॉब कर नहीं रहे हो, कोई तुम्हारे ऊपर मैनेजर होगा, तुमने क्या काम किया दिखाओ। लेकिन ये मेक श्योर करना है कि जब हम डायरी भर रहे हैं तो डायरी में कहीं ना कहीं हमारी डायरी हमारा डिसिप्लिन रिप्रेजेंट करती है। अगर आप डिसिप्लिन हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो डायरी में दिख जाएगा, क्योंकि आप लिख रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। भाई कुछ करेंगे कब? जब कुछ लिख रहे होंगे। तो जब तक आप डायरी नहीं लिखेंगे, आप डायरी नहीं भरेंगे, आप समरी नोट्स नहीं बनाएंगे, आप सोचा था टेस्ट नहीं देंगे, आप मेमोराइजेशन नहीं करेंगे, आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आप PYQs नहीं करेंगे, आप टीचर की बात नहीं मानेंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप रूटीन फॉलो नहीं करेंगे, नहीं होगा भाई। चीजें वही निकल के आएगी लास्ट में। मतलब इतने इंटरव्यूज में कर चुका हूँ, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, आज फिर कर रहा हूँ, 2011 से मैं काम कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन के बाद 15 साल हो गए मुझे इंटरव्यूज लेते हुए, और मैं यही देखता हूँ। तो ये 5, 7, 10, 12 चीजें जो बार बार रिपीट होके आती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, टेस्ट का एनालिसिस। हर्षल, मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो इस बार भी सेलेक्ट नहीं हुआ, उसके 2-3 ड्रॉप हो गए हैं, तो और 20-30 नंबर से रह रहा है, तो उसको अब क्या तैयारी छोड़ देनी चाहिए कि करनी चाहिए? तुम तो 12th के साथ में सेलेक्ट हो गए, तो व्हाट यू थिंक, उससे क्या करना चाहिए? सर आई थिंक कि एम्बिशन, जो आपका फाइनल पर्पस है, वो क्लियर होना चाहिए। जैसे डॉक्टर बनने का पीछे का जो पर्पस होना चाहिए कि वो पेशेंट्स की केयर और मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है कंट्री के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, वो आपको मतलब एक मोटिवेशन देता है कि मैं क्लियर करूँगा और मैं परसिस्टेंट रहूँगा। अगर आपके 2-3 ड्रॉप हो गए, स्टिल अगर आप में वो फायर है कि मुझे ये क्रैक करना है और मुझे लोगों की मदद करनी है एट द एंड ऑफ द डे, तो फिर आप कर सकते हो। आपको ये बिल्कुल पॉजिटिवली परस्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आप में ये भावना है कि बस क्लियर करके MBBS के बाद मेरा हो गया, तो फिर मुश्किल है, क्योंकि MBBS इज जस्ट अ माइलस्टोन। उसके बाद असली पढ़ाई शुरू होगी आई थिंक, और उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। पढ़ना जो है वो इम्पोर्टेंट है, पढ़ना हमारा जर्नी जो है वो उस पर फोकस होना चाहिए। तो जो पढ़ने पे ध्यान देगा ना कि रिजल्ट पे एट द एंड, तो वो जरूर सिलेक्ट होगा। अच्छा, इस जैसे मैं इस टाइप के सवाल तो नहीं पूछता हूँ, जैसे तुमने नीट एग्जाम क्रैक कर लिया है ना, हर्षल ने भी कर लिया है, तुम्हें पता है MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है? यस सर। हाँ, घबराना नहीं, जस्ट बताओ, यू हैव क्रैक्ड दैट, तो तुम्हारा तो यस प्लीज टेल। सर 2 पता है, एक तो मेडिकाइन बैकली वो वाला, हाँ ठीक है, और एक तो हर्षल। सर मुझे तो वो पता है, मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये वो इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, कई बार आप इंटरव्यूज देख रहे हैं, बच्चा सेलेक्ट हो गया, MBBS कर लेगा। यश, मैं आपको बताऊं, मेरे कई बैचमेट्स ऐसे थे जिनका MBBS हो गया है एंड दे डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ द MBBS। तो ये चीज होती रहती है, इट्स ओके, इट्स ए फन टू नो कि आपने कोई चीज कर ली और आपको उसका फुल फॉर्म नहीं पता हो, दैट्स ओके। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम क्रैक कर लिया, उनको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता। तो अर्चल, आप मतलब क्या क्या है नीट का फुल फॉर्म? सर नेशनल एंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप बताओ। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस नीट एंड नेशनल एलिजिबिलिटी। मुझे मजा आ रहा है भाई, मुझे मजा आ रहा है। एक्चुअली में क्या होता है ना, जैसे मान लो जंतर मंतर पे अभी जब जो प्रदर्शन चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों से ये पूछा गया कि नीट का फुल फॉर्म बताओ। तो भाई मैं बता देता हूँ, ये इन दोनों ने 12वीं के साथ नीट का एग्जाम क्रैक किया है, और एक को नीट का फुल फॉर्म नहीं आता था, एक को MBBS का फुल फॉर्म नहीं आता था। तो इट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, है ना। ये मतलब राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा है। मतलब आप बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल भी हो गए, है ना। तो भाई देख लो, तो ये बात पूछ लेना कि तुम यहाँ धरना देने क्यों आए हो, तुम्हें तो नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, ये बेवकूफी है। ये एग्जाम क्रैक करके बैठे हैं, क्रैक करके बैठे हैं एग्जाम, इनको नहीं पता तो नहीं पता।
उसमें कहाँ दिक्कत है? एमबीबीएस कर लिया, नहीं पता फुल फॉर्म तो नहीं पता, दैट्स ओके भाई। जिंदगी में हम बादाम खाते हैं कि बादाम गिनते हैं कि यार हमारे पास में कितने हैं, हाँ? भाई आम को खाने से मतलब होना चाहिए, गुठली से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। यस भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट था, दिस दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, इन बच्चों ने क्रैक किया है। तो जंतर मंतर पे बहुत सारे पत्रकार होते हैं जो जो पहुंच जाते हैं, आप यहाँ पे क्यों आओ, चलो एमबीबीएस का फुल फॉर्म बताओ या नीट का फुल फॉर्म बताओ, दैट इज यूजलेस क्वेश्चन ना भाई। किसी ने क्रैक कर रखा है, नहीं पता नहीं पता, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है। यस आपकी सबसे बेकार आदत क्या है? यू विल रिमेंबर दिस इंटरव्यू फॉर एवर, फॉर लाइफ। मैं रिलैक्स होके बोलो बेटा। मैं सर खुद को बहुत कम हाँकता हूँ ऐसा। यू अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। और ये आदत आपकी कब से? नीट में भी थी सर, बचपन से ही है। अंडर एस्टिमेट करने वाले लोग बहुत मेहनत करते हैं, बस यही रीजन होता है कि वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं वो मोस्टली कम मेहनत करते हैं, और यही उनके फेल होने का रीजन होता है। तो भाई एक बहुत अच्छा फीचर है, ना कि बेकार फीचर है। आप अगर आपका कोई सा फीचर अगर आपको हेल्प कर रहा है मेहनत करने के लिए, तो दैट इज समथिंग अमेजिंग, दैट इज समथिंग यूनिक। हर्षल व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट एवर हैबिट जिस पे तुम्हें प्राउड है, तुम्हारे पेरेंट्स को प्राउड? सर डीप लर्निंग की जो हैबिट है ना, कि मुझे कॉन्सेप्ट पे कि मुझे ये क्यों नहीं आ रहा है, मुझे ये समझना है, मुझे इसके आगे भी जाना है, ये कॉन्सेप्ट को पकड़ने की आदत जो है ये अच्छी है। और इसकी वजह से ही शायद मेरा सिलेक्शन हो पाया, क्योंकि जो मेमोराइजेशन है वो भी इसी से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, कि आप जितना डीप में कॉन्सेप्ट को जाओगे तो आपको मोस्टली चीज़ें याद रहेंगी, और आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आया देखा इसमें ये फॉर्मूला लगता होगा ये लगा दूं। उसका जो प्रोसेस है कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और मुझे इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, इसका कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था, और अब उस कॉन्सेप्ट को मुझे यहाँ अप्लाई करना है। तो मैं अगर कोई नया भी क्वेश्चन आया जो बाय चांस अगर मैंने नहीं देख रखा है, तो मैं उसमें भी वो अप्लाई करूंगा, और कहीं ना कहीं आंसर आते थे, और उसकी वजह से बहुत हेल्प हुई मेमोराइजेशन एंड जो डीप लर्निंग की हैबिट। देखिए जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं उनके कोई ना कोई एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि यार वहां जाएंगे तो ये करेंगे, है ना, एक डिजायर होती है। यस क्या डिजायर है आपकी, जो आप क्या जो है कॉलेज में जाओगे तो व्हाट यू थिंक, क्या एक ऐसी चीज है जो आपको करनी है कॉलेज में जाके? सर पढ़ाई करनी है और सबसे दोस्ती अच्छी करनी है और ज़्यादा दोस्त बनाने हैं और लोगों की सेवा करनी है। इज वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट्स। तो भाई यही बात होती है कि कुछ लोगों का बिल्कुल क्लियर होता है कि वहां जाके भी पढ़ना ही है। हर्षल? सर जो अपना फाइनल मेरा गोल है टू बिकम अ रिसर्च साइंटिस्ट और देश के लिए कुछ बड़ा अचीव करना, तो उसके पीछे ही शुरू से ही मैं काम करना शुरू करूँगा, कि जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो वर्कशॉप्स होती हैं, और नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट है, तो क्लिनिकल के साथ साथ नॉन क्लिनिकल को भी मैं परस्यू करना चाहता हूँ एट द सेम टाइम। तो उनके लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट दूंगा, और जैसे इसके बाद एमडी पीएचडी का है मेरा एम, तो उसको मैं परस्यू करने की, जैसे ही मैं एमबीबीएस पूरा करता हूँ तो राइट आफ्टर दैट मैं उसको परस्यू करने का ट्राई करूँगा, पूरी एफर्ट दूंगा, और एट द एंड मुझे देश के लिए ही कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो उसी का गोल है। यस आपको कोई ऐसा सेक्रीफाइस याद है जिसको देख के आपको लगा कि यार पेरेंट्स कितना कुछ करते हैं हमारे लिए? पेरेंट्स पेरेंट्स तो सब कुछ ही करते हैं हमारे लिए, जान देते हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं। ऐसा तो नहीं सर। हर्षल? सर अपनी लाइफ को मतलब वो थोड़ा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मैं अपनी लाइफ जीऊँगा, मुझे अपने से मतलब है, तो पेरेंट्स को अगर आप, अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है, कल मैंने अपने पापा की आंखों में देखा जब मेरे घर पे टीचर्स आए कि मेरे घर पे मेरे कल भाई हम लोग गए थे हर्षल के घर पे, सेलिब्रेशन था, ऐसे हर एक बच्चे के वहां पर जाएंगे, हम ढोल बोल लेके जा रहे हैं। हाँ उस वक्त क्या लगा? सर मेरे गुरु मेरे घर तक आ गए, तो क्योंकि मेरे पापा ने कभी मेरे से ऐसा शेयर नहीं किया कि वो मेरे से एम्बिशियस हैं और मेरे को
देखना चाहते हैं, लेकिन जब मतलब उनके मन में वो था, मुझे दिखता था कि जब भी वो मुझसे बात करते थे ना, उनको लगता था कि ये कुछ कर सकता है जो मैं नहीं कर पाया। तो कल मैंने उनकी आंखों में वो देखा, वो इतने खुश थे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तो वो जब उन्होंने ये जब मैं पढ़ाई करता था तो साथ में मुझे उनको सुनाने की आदत है कि ये मैं ये पढ़ रहा हूँ, और ये आप थ्योरी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, आप मेरे साथ बैठ जाओ। तो तब मेरी मम्मी को, माय वाइफ, सॉरी माय मदर इज़ अ वर्किंग वाइफ, तो वो, हाँ जी, तो वो इतना फ्री नहीं होती थी, वो थोड़ी बिजी रहती थी। तो आपके मतलब फादर किस सेगमेंट में जॉब करते हैं? सर माय फादर इज़ एन एचआर, और मल्टीपल फर्म्स में फ्रीलांसिंग करते हैं वो। तो उन्होंने मतलब कभी ऐसा नहीं बोला कि ये तू मुझे क्यों सुना रहा है, तू अपना जाके कमरे में पढ़ना, यहाँ क्यों बैठा है तू। तो उन्होंने वो बहुत ही पेशेंटली सुना हमेशा ही, और इवन ऐसा लगता था कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरी बातों में, उनको समझ कुछ नहीं आ रहा क्योंकि बहुत बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, फिजिकल टर्म्स हैं। तो स्टिल उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाया कि मुझे आ रहा है समझ, तुम अपने पे कंसंट्रेट कर, मुझे जो पढ़ाते पढ़ाते तू बोल रहा है वो बिल्कुल एकदम फ्री होके बता। तो उससे मेरी बहुत हेल्प हुई। तो मेरे पेरेंट्स तो दे आर माई आइडियल नाउ, तो अब वो खुश हैं तो मुझे बहुत। तो मतलब पहले नहीं था आइडिया? पहले मुझे क्योंकि 2 साल में उन्होंने मुझसे ऐसे कभी नहीं बोला कि तुझे यही करना है, तुझे निकालना है। उन्होंने बस यही बोला कि पढ़ाई कर और मेहनत करते जा। तो मुझे लगता था कि वो इतने एम्बिशियस नहीं है, लेकिन जब कल मैंने उनको देखा ना कि जब सिलेक्शन हो गया, क्योंकि अगर आप पहले ही दिखा देते हो कि आप इतने एम्बिशियस तो हो सकता है बच्चे में आ जाए कि ये मेरा गोल तो है ही नहीं, मेरे पेरेंट्स का है। तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं होने दिया, उन्होंने बोला कि तू ही चुन सब कुछ, हम तेरे एंड तक सपोर्ट करेंगे। और कल जब मेरा सिलेक्शन हो गया, सब इतने खुश हैं, तब उन्होंने जाहिर किया कि वो कितने एम्बिशियस थे उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं मुझे, और कभी प्रेशर नहीं आने दिया मेरे पे कि तुझे ये जो लोड है कैरी करना है। तो बहुत बहुत सैक्रिफाइसेस किए मम्मी पापा ने, हमेशा मुझे बोलते थे कि अ, आज जो कर रहे हो ना उसका फल कल मिलेगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे रिक्रिएशन के लिए घूमने जाना होता है, कि मैं ग्राउंड जाऊंगा, कुछ खेल के आऊंगा, तो वो कहते थे कि जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम पे वापस आओ, आधा घंटा सेट किया है तो आधे घंटे में घर आ जाओ। तो वो जो था कि एक डिसिप्लिन मुझे सिखाया उन्होंने। ये तो एचआर वाला फीचर लग रहा है मेरे को कि भाई 1:30 बजे लंच शुरू हुआ है, 2 बजे आने आना है। हाँ, मतलब अपने माइंड में वो होना चाहिए कि मैं सिर्फ रिक्रिएशन के लिए आऊँ, मैं इसमें बह ना जाऊँ, मुझे वापस अपने ट्रैक पे भी जाना है, ये जस्ट मेरे को फ्रेश करने के लिए, फ्रेशन अप होने के लिए। तो वापस ट्रैक पे जाने के लिए उन्होंने मतलब हमेशा बोलते थे कि मैं कभी आउट ऑफ ट्रैक नहीं हो जाऊँ। तो राइट राइट राइट। यस। कौन से 3 कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप जो स्कोर आपने हासिल किया आप स्कोर हासिल कर पाए? सर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और पढ़ाई के तरफ एक लगन होती है, वो होनी चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? फिजिक्स बहुत सर फिजिक्स लगती है इंटरेस्टिंग, और बायोलॉजी। भाई देखो, डॉक्टर जो है ना वो फिजिक्स के दम से ही बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, चाहे यश हो चाहे हर्षल हो। एक बार इनके फाइनल स्कोर पूछ ले। 12वीं के साथ में सिलेक्शन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, देखो बहुत बिल्कुल छोटी बात नहीं, इट्स एन वेरी वेरी बिग थिंग। आपका स्कोर कितना है यश? 585। सर 576। 585 और 576 इनके फाइनल स्कोर्स हैं। 12वीं के साथ में सिलेक्शन ले रहे हैं, पेरेंट्स के लिए बहुत थैंकफुल हैं। इसने कहा कि पेरेंट्स सब कुछ देते हैं। हर्षल वॉज लाइक कि सर पेरेंट्स शो नहीं करते, लेकिन व्हेन वी बिकम सक्सेसफुल दे लव इट। और एक और बात, जो बच्चे नीट क्रैक कर लेते हैं जरूरी नहीं कि उनको भी इसका फुल फॉर्म पता हो। तो इस टाइप के जो बायसनेस होती है जो मीडिया फैलाती है हमारे देश में, वो ना हो तो बढ़िया है। और आने वाले समय में अभी जो नीट रीनीट हुआ उसमें आप लोग को कितना प्रेशर आया? सर जब नीट कैंसिल हो गया था ना, तो हम तो 3-4 दिन पता चला हमें, 3-4 दिन बाद, तो एकदम हम तो फ्री हो गए थे कि अब तो सिलेक्शन हो गया। 3-4 बार दिन पता चला मतलब? मतलब नीट के कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि वो कैंसिल हो गया है। तो वहाँ पे क्योंकि हम थोड़े डीरेल हो चुके थे उस टाइम कि हाँ थोड़े फ्री हो जाएंगे अब, तो उसकी वजह से बहुत प्रेशर आया शुरू में कि मेरे जितने पहले स्कोर्स आते थे
और जितना मुझे कॉन्सेप्ट्स पहले पता थे वो ऐसा लगा कि थोड़े मतलब वाइप आउट हो गए, लेकिन फिर 5-6 दिन के बाद जब हमने वापस कंसिस्टेंट एफर्ट दिखाया तो वो सब, क्योंकि वो रहता तो हमारे माइंड में ही है, तो वो सब वापस आ गया। और फिर एक स्ट्रीमलाइन जो पढ़ाई है वो वापस शुरू हुई। फिर एट द एंड हमें ये भी था कि क्योंकि रीनीट का एग्ज़ाम है, हर बार ऐसा जब भी रीनीट का एग्ज़ाम होता है तो बहुत ही टफ होता है, तो उसका प्रेशर था। बट क्योंकि हमारे इतने टेस्ट हो चुके थे उस दौरान भी, जब नीट से रीनीट तक का जो टाइम था उसमें अराउंड 40 से 50 टेस्ट तो हमारे धुरंधर के हुए थे, द रिवेंज के, और 12-13 टेस्ट जो थे वो रीनीट एज इट इज़ वाले जो थे। तो इतने सारे टेस्ट देने के बाद जो सेकेंड लास्ट डे था उस दिन तक हमको ये लग रहा था कि हम कर पाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी किया है, तो इस बार भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। और पेपर टफ भी आएगा, कोई इशू नहीं है वो तो, कि सब कुछ ना करके जो आपको आता है और जो आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो वो उस पर ध्यान देना। यश, आपको मतलब जब आपको ध्यान चला कि यार पेपर कैंसिल हो गया है तो आपके क्या थॉट्स थे? मतलब कि पढ़ने का मन किया कि फिर क्या? फिर शुरू में तो बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ही अब तो पढ़ना पड़ेगा कि सब भूल चुके हैं, तो उसमें थोड़ा डर लग रहा था। और एक लास्ट में डर लग रहा था कि ये तो रीनीट है, इसके बाद क्या ही होगा अगर नहीं हुआ तो। लेकिन क्योंकि टीचर्स की गाइडेंस में बहुत रहे हैं तो वो प्रेशर ज़्यादा देर तक टिकता नहीं था, वापस उसी फेज में आ जाते थे, सही हो जाते थे। ऑल राइट, तो भाई अभी ये दोनों स्टूडेंट हमारी 12वीं क्लास के बच्चे हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं, आपस में दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। एक बार मुझे बताओ, ये पीछे जो आप लोग की फोटो दिख रही है इसमें हर्षल तुम कहाँ हो? तो वही हमारी ग्रुप फोटो है जिसमें हर्षल यहाँ पर है। यस, आप कहाँ हो इस फोटो में? क्यों तुम कहाँ थे? सर मैं बाबा के गया था ढोल लगवाने, तो कहाँ पे? रामदेव बाबा। तो रामदेव बाबा की जय हो। इसी के साथ में इस कॉन्वर्जेशन को ख़त्म करते हैं। ये उस दिन नहीं आ पाए थे। और डू यू मिस कि ये फोटोग्राफ पूरे अजमेर में छपा था? फिर मतलब कैसा लगा? तो लग रहा था, लेकिन बाबा की कृपा है तो। कभी और छप जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो छपता रहेगा अब आगे। तो भाई बहुत अच्छा लगा मेरे को बात करके, मजा आया दोनों से। और मतलब अभी तक का मेरा सबसे इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। अभी तक जितनी जो जो बातें हुई वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल थी पहले वाले इंटरव्यूज में कि क्या किया क्या किया। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग हम लोगों ने किया। आपको पता है एमबीबीएस के बाद में एमडी और डीएमबी होते हैं, और एमएस और एमसीएच भी होता है। एमडी और एमएस में क्या डिफरेंस होता है? सर एमडी तो इन सर्जरी आप परस्यू करते हो शायद, और शायद एमएस जो होता है वो मास्टर्स इन साइंस, अगर आप जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में। सर ये मैंने अभी देखा था लेकिन भूल गया इसके बारे में तो। नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में ज्यादा नहीं जाना होता है। बाय द वे, एमडी इज अबाउट मेडिसिन प्रैक्टिस एंड एमएस इज ऑल अबाउट द सर्जरी। एमएस इज मास्टर इन सर्जरी एंड एमडी इज द डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो वो कहीं ना कहीं प्रिस्क्रिप्शन ही लिखते हैं। खैर, बच्चे हैं, एमबीबीएस करेंगे, डिग्रियां भी इनके पास में होंगी, एमडी भी होंगे, एमएस भी होंगे। फुल फॉर्म जानने में क्या रखा है? फिलहाल इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।